डेट आज 24 सितंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए। ये रिसेंटली अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिकमेंड किया है कि 50,000 हर एक आदमी को असिस्टेंस दी जाए, यानी कि पैसे प्रोवाइड किए जाएं। किसको? देखो, जिनके सगे संबंधी हैं, मतलब जिनके पर्सन कोविड-19 की वजह से मर गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके रिश्तेदारों को 50,000 रुपये दिए जाएं। और उनको भी दिए जाएं जो देखो वायरस से सकम्ड टू थे। सकम्ड टू का मतलब क्या होता है? मतलब वायरस के शिकार हुए, मतलब ऐसे कुछ पर्सन थे जिन्होंने वायरस को हैंडल करने में बहुत अच्छा काम किया रिलीफ ऑपरेशन में, जैसे नर्स हो गई या गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके जो कर्मचारी हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया। उनकी वजह से क्या है, वो वायरस से वो भी प्रभावित हुए। सकम्ड का मतलब प्रभावित हुए, इफेक्टेड हुए, तो इनको भी 50,000 रुपये दिए जाएं। तो ये अभी इसलिए न्यूज में आई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये है क्या? देखो, एक अपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है, क्योंकि ये एक एक्ट के द्वारा बनाई गई थी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। इस एक्ट के जरिए ये बनाई गई थी 2006 में। 27 सितंबर 2006 में इसको बनाया गया था, कंस्टिट्यूट किया गया था। और ये इंडिया के जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट है उसके लिए काम करती है, यानी कि जो भी आपदा संकट आया है, साइक्लोन आ गया, मान लो कहीं पे नुकसान हुआ है, लोगों की जान को खतरा, वहाँ पे लोगों को बचाती है। इसकी एक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक टीम है। और जैसे मान लो कोई अर्थक्वेक आ गया तो उसके मैनेजमेंट के लिए, तो ऐसे संकटों के लिए मैनेजमेंट के लिए काम करती है ये। इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं, कंपोजिशन क्या है? देखो, प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद, और इसके 9 मेंबर होते हैं। इन मेंबर में से एक मेंबर वाइस चेयरपर्सन बना दिया जाता है। इसका मैंडेट क्या है? इसका मैंडेट, प्राइमरी पर्पज जो है, मुख्य इसका उद्देश्य यही है, चाहे नेचुरल हो चाहे मैन मेड हो, कोई सा भी डिजास्टर हो, आदमी द्वारा संकट है कोई या कोई आप ये प्राकृतिक संकट है, तो ये उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो कहीं पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक आने के ज़्यादा चांसेस हैं, हिमालय रीजन में रह रहे हैं, या फिर कोई मान लो कोस्टल एरियाज में रह रहा है, इंडिया के कोस्टल एरियाज में, तो वहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा आते हैं, उनसे नुकसान होता है। तो क्या है, ये लोगों में कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि लोगों को सिखाती है, वहाँ के लोगों को, कि जब संकट आए, डिजास्टर आए, तो कैसे आपको डील करना है, क्राइसिस से कैसे निपटना है, ये सिखाती है। और इसकी खुद की टीम भी होती है, ये रिस्पॉन्स मतलब इमीडिएटली रिस्पॉन्स करती है जब भी कोई डिजास्टर आ जाता है। और ये जो भी मान लो गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह बनाती है उसके लिए रिकमेंडेशन करती है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इसका विजन क्या है? विजन यही है कि हमारे इंडिया में सेफर और डिजास्टर रेजिलेंट स्ट्रक्चर हो, मतलब डिजास्टर जब भी आए उसको होलिस्टिक, प्रोएक्टिव और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के द्वारा डील किया जाए, यही इसका काम है मेन। नेक्स्ट टॉपिक है अरोमा मिशन। अरोमा मिशन क्या है? देखो, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस ने इसको प्रपोज किया है कि अरोमा मिशन है जो, ये ऑलरेडी चला रखा है। इसका एक नया इंटीग्रेटेड अरोमा डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप जम्मू कश्मीर के लिए ये अभी प्रपोजल रखा है। जो फार्मर है जम्मू कश्मीर में, किसान है, उनकी इनकम को, उनकी आय को ऑगमेंट करने के लिए, ऑगमेंट का मतलब है बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ये मिशन चलाया जा रहा है। देखो, अरोमा मिशन को प्रॉपरली नाम से जानते हैं, पर्पल रिवॉल्यूशन के नाम से या फिर लावेंडर रिवॉल्यूशन के नाम से। ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट किया गया था, इसलिए इसका मेन मकसद यही था कि जो किसान हैं उनकी लाइवलीहुड को सिक्योर करना है और ट्रांसफॉर्म करना है उनकी लाइफ्स को, यानी कि उनकी इनकम जनरेट करनी है, यानी कि जो हमारा टारगेट है ना, फार्मर की इनकम को डबल करना, उसमें भी ये सहायता करता है। यानी कि फार्मर्स को ल्यूक्रेटिव प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट उसका इंक्रीज किया जाए और उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव किया जाए। ये लावेंडर है क्या? देखो, लावेंडर एक ये ऐसा पौधा होता है, प्लांट, जिसमें ऐसे फूल लगते हैं, ये पर्पल कलर के, इसलिए इसको पर्पल रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। जामुनी कलर के, पर्पल कलर मतलब। इसमें क्या है, इससे पहले गवर्नमेंट देखो फ्लोरिकल्चर मिशन भी लॉन्च कर चुकी है 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में। फ्लोरिकल्चर का मतलब ये है कि जब फूल की, जो फ्लावर की खेती होती है उसको प्रमोट किया जाए, इसमें यही किया जाता है। और ये अरोमा मिशन है क्या और किसने चलाया था? देखो, ये CSIR का मिशन है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एक सेंटर है जो इंडिया के साइंस एंड जो साइंस में रिसर्च डेवलपमेंट करता है, इसने ये मिशन लॉन्च किया था। एक तरह से जो अरोमा सेक्टर है, अरोमा का मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जो सुगंध के लिए यूज होते हों, जैसे मान लो फूल है, सुगंध आती है, तो अरोमा सेक्टर को ये डेवलप करने के लिए हमारे इंडिया में चलाया गया था ये मिशन। इसका टारगेट यही था कि जो ऐसे अरोमेटिक क्रॉप्स हैं
जैसे सुगंधित फूल हो गए, कोई भी ऐसा फूल, उसको कल्टीवेट करना है, प्रमोट करना है हमारे इंडिया में, यही टारगेट था। और जो इंडिया के फार्मर्स हैं उनकी इनकम को इंक्रीज करना है। इसमें क्या है, जो फार्मर्स को बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे मान लो हायर प्रॉफिट होता है इससे, यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड, जो भी मान लो ऐसी लैंड है जिस पे कुछ क्रॉप कल्टीवेशन नहीं होती है, कोई भी फसल नहीं होती है, वहाँ पे ये पर्पल रिवॉल्यूशन के जरिए अरोमा सेक्टर को डेवलप किया जाता है, फूल की खेती हो सकती है वहाँ पे। तो एक तरह से प्रोटेक्शन किया जाता है उनकी क्रॉप का फ्रॉम वाइल्ड एंड ग्रेजिंग एनिमल्स, जो भी जंगली जानवर होते हैं फसलों को चर जाते हैं, उनसे भी प्रोटेक्ट किया जाता है किसानों की फसल को इसके जरिए। इसमें नोडल एजेंसी कौन सी है, कौन इसको इंप्लीमेंट करती है, मतलब लागू कौन करती है? देखो एक CSIR का ही एक सेंटर है, CSIR जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, इसी का सेंटर है एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड अरोमेटिक प्लांट्स, इसमें लखनऊ में है ये सेंटर, ये इसका इम्प्लीमेंटिंग नोडल एजेंसी है। कवरेज क्या क्या है, कौन कौन से रीजन में उगाए जाते हैं ये? देखो जम्मू कश्मीर में तो उगाए जाते हैं, पर्पल रिवोल्यूशन अरोमेटिक जो मिशन है ये चलाया जा रहा है, और भी कई सारी जगह पे, जैसे विदर्भा जगह है, विदर्भा ये महाराष्ट्र में, बुंदेलखंड आपका, ये आपका MP और जो UP है इसके बॉर्डर पे, गुजरात, मराठवाड़ा, ये मराठवाड़ा वहीं पे महाराष्ट्र में, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और भी कई सारे स्टेट हैं जहाँ पे फार्मर्स को ये जो भी मान लो इनकम जहाँ पे बढ़ानी है फार्मर्स की, सभी जगह बढ़ानी है वैसे तो, जहाँ पे सूटेबल वेदर कंडीशन है इसके लिए वहाँ पे ये उगाया जाता है। नेक्स्ट जो अरोमेटिक प्लांट्स हैं इनमें देखो लावेंडर भी आता है, एक डमास्क रोज है, ये भी फूल की एक स्पीसीज प्रजाति है, एक मुस्क बाला है। देखो इसका सेकंड फेज लॉन्च किया है फरवरी 2021 में, इससे पहले फर्स्ट फेज लॉन्च किया था इसका, उसमें सक्सेस देखने को मिली थी, इसलिए फरवरी 2021 में अरोमा मिशन का सेकंड फेज लॉन्च किया है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना साइन लैंग्वेज डे। देखो साइन लैंग्वेज क्या होती है, सांकेतिक भाषा, जैसे जो इंसान बोल नहीं सकता तो वो क्या है, एटलीस्ट सुनना चाहिए उसे, मतलब सुन नहीं सकता और नहीं बोल सकता, नहीं सुन सकता नहीं बोल सकता, तो वो क्या है, सांकेतिक भाषा से बात करता है, इशारे करके बात करता है। तो इसके लिए देखो हर साल 23 सितंबर को ये साइन लैंग्वेज डे की तरह मनाया जाता है, 23 सितंबर को। इसे कौन सेलिब्रेट करता है? एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इस मंत्रालय के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है, विभाग, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इस डिपार्टमेंट के अंदर ये सेंटर आता है जिसका नाम है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। ये सेंटर हर साल सेलिब्रेट करता है 23 सितंबर को साइन लैंग्वेज डे। देखो ये यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था कि हर साल ये 23 सितंबर को इंडियन इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाएगा, और एवरी ईयर ये जो है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर मनाता है, इसको सेलिब्रेट करता है, ताकि जो ऐसी पब्लिक है जो बोल नहीं सकती और ना ही आप सुन सकती, तो ये क्या है, इनको प्रमोट किया जाए। साइन लैंग्वेज देखो सिर्फ एजुकेटिंग करने के लिए काम नहीं करती है, मतलब जो ऐसे लोग नहीं सुन सकते हैं नहीं बोल सकते हैं उनको एजुकेशन तो देती है, साथ साथ में उनको एम्प्लॉयमेंट भी देती है, रोजगार भी प्रोवाइड करती है, उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग देती है, स्किल्स प्रोवाइड करती है उनमें, ताकि उन्हें जॉब मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक है WHO ग्लोबल एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप सब लोग जानते हो, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो पूरे वर्ल्ड वाइड हेल्थ इंश्योर करने के लिए काम करती है। इसने देखो 2005 में कुछ नियम बनाए थे कि एयर पोल्यूशन में कितने पार्टिकुलेट मैटर की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो इसने 2005 के बाद अब पहली बार एक नए रूल्स बनाए, स्टैंडर्ड बनाए हैं कि कितनी क्वालिटी होनी चाहिए PM की 2.5 और PM10। PM 2.5 और PM10 क्या है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 10। ये 2.5 और 10 का क्या मतलब है? 2.5 का मतलब है, देखो आपके आसपास इन्वायरमेंट में धूल है, डस्ट, वो डस्ट की जो डायमीटर है, वो उसका डायमीटर है, जैसे मान लो बहुत ही छोटे कण होते हैं, अगर वो 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होंगे या इसके बराबर होंगे तो आसानी से नाक के जरिए इंसान के फेफड़ों में चले जाएंगे और फेफड़ों को ख़राब कर देते हैं, और बहुत सारी अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, इंसान को डिसीज हो जाती है, बीमारी हो जाती है। ऐसे PM10 जिनका 10 माइक्रोमीटर डायमीटर है डस्ट पार्टिकल का, धूल के पार्टिकल का, पदार्थों का, वो PM10 है, तो ये नुकसानदायक होते हैं। तो इनके लिए रूल्स नियम ये दोबारा बनाए हैं 2005 के बाद WHO ने। इनकी अपर लिमिट रखी है कि PM 2.5 की जो पहले लिमिट थी 2005 के जो स्टैंडर्ड थे, रूल थे, उनके हिसाब से 10 ये थी 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। देखो माइक्रोग्राम का मतलब हो गया
इसका वेट नापेंगे डस्ट पार्टिकल, ये डस्ट पार्टिकल है। 1 क्यूबिक मीटर का मतलब इतना हम क्यूबिक मीटर हो गया, मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम होगी ना क्यूबिक मीटर। अगर इतने स्पेस में हम ये मान लो 1 क्यूबिक मीटर हो गई वॉल्यूम, इतने स्पेस में हवा में इतना स्पेस हमने देखा, ये 1 क्यूबिक मीटर स्पेस है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 माइक्रोग्राम, 10 माइक्रोग्राम PM2.5 होना चाहिए डस्ट पार्टिकल, धूल का पार्टिकल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड पहले थे, लेकिन अब कर दिया 5 माइक्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। ये पर ईयर है, पर ईयर। और 24 आवर का ये है, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा अब हो सकता है 15 ग्राम, पहले था 25 ग्राम लिमिट, 15 ग्राम मतलब 15 माइक्रोग्राम, 15 माइक्रोग्राम, पहले 25 माइक्रोग्राम था। 1 मीटर क्यूब में, 1 क्यूबिक मीटर में ये जो वॉल्यूम, एयर में अगर वॉल्यूम मेजर की जाए 1 मीटर क्यूब में, तो इसका 15 माइक्रोग्राम डस्ट पार्टिकल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखो आपके मन में आ रहा होगा कि दिन की इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है और साल की 5 माइक्रोग्राम है। देखो भाई साहब, एवरेज निकाला जाता है। किसी दिन मान लो 15 ग्राम, ये मैक्सिमम है पर डे का, 15 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो किसी दिन देखो ऐसा हो सकता है 1 माइक्रोग्राम रहे, 1-2 माइक्रोग्राम रहे, किसी दिन 15 ही रहे, 10 रहे। तो टोटल एवरेज जो आएगा साल का वो 5 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। और दिन का मैक्सिमम लिमिट है 15 माइक्रोग्राम से ज़्यादा। तब तो ये PM2.5 इतने से ज़्यादा नहीं रहेगा, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए सही रहेगा, नहीं तो हमारे डिसीज हो जाएंगी बॉडी में। और जो अपर लिमिट PM10 की है वो पहले थी देखो 20 माइक्रोग्राम, और अब ये रिवाइज कर दिया, मतलब ये रिवाइज कर दिए 15, मतलब 15 रिवाइज कर दिए। पहले 20 थी, अब 15 रहेगी साल की एनुअली। और जो 24 आवर की, एक दिन की, वो पहले 50 थी, अब वो 45 माइक्रोग्राम कर दिया, मतलब कम कर दिया पहले से। नेक्स्ट है अपना टॉपिक पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस का मतलब है विशेष अधिकार, स्पेशल राइट। पार्लियामेंट्री का मतलब जो पार्लियामेंट में MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं संविधान के द्वारा, और हमारे कुछ एक्ट कानून बने हुए हैं, जैसे RP एक्ट है या फिर CRPC है, उनके जरिए ये विशेष अधिकार, स्पेशल राइट दिए जाते हैं। तो ये अभी न्यूज में देखो, डिटेल में आपको जानना है क्या होते हैं तो स्पेशल लेक्चर बना हुआ है पॉलिटी की प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो। इसमें हम अभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे ये न्यूज में क्यों है। देखो वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे वेंकैया नायडू, वही देखो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, अध्यक्ष। ये वेंकैया नायडू ने अभी कहा है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ये नहीं हो सकते कि आपको हाउस को डिसरप्ट करने का अधिकार मिल गया, ये नहीं हो सकता। कि अगर आपने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को डिसरप्ट किया है, मतलब उनको रोका है, शोर मचाया है, हाय हल्ला कर रहे हो आप। आपने देखा होगा टीवी में जब बिल कोई पेश किया जाता है तो अपोजिशन के जो लीडर होते हैं या पार्टी होती है अपोजिशन की, वो पास नहीं होने देते, डिस्कस नहीं होने देते पार्लियामेंट में, ना राज्यसभा में, ना ही लोकसभा में। तो जो डिस्ट्रप्शन होता है, ये चेयरमैन ने बोला है अभी कि एक कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है, हाउस की बेइज्जती है भाई साहब, असम्मान किया जा रहा है। और ये प्रिविलेज नहीं हो सकता, ये आपके विशेष अधिकार नहीं हो सकते कि हाउस को डिसरप्ट करना। ये फर्स्ट टाइम हुआ है, देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, देखो ऐसा पहली बार हुआ है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है कि कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर हमारे किसी भी लेजिस्लेचर का, हमारी कंट्री के, उसने ये पब्लिक पोजीशन को यूज किया हो कि हमारे पार्लियामेंट को डिस्टरप्शन किया जा रहा है और ये इशू उठाया हो। जो प्रोडक्टिविटी है राज्यसभा की, पिछले अगर सालों में देखें हम क्या रही है, प्रोडक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि राज्यसभा में कितने बिल पेश किए गए और कितने पास हो गए, ये प्रोडक्टिविटी हुई। जितने बिल पास ज़्यादा होंगे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगी। तो राज्यसभा में देखो अगर 1978 से देखा जाए तो 1996 तक, लगभग 19 सालों तक जो राज्यसभा की प्रोडक्टिविटी थी वो 100% से भी ज़्यादा थी। मतलब जितने बिल जो आते थे वो लगभग पास ही कर दिए जाते थे, 100% राज्यसभा में जो आए राज्यसभा में पास हो गए, और जो नहीं भी बिल आए उनके लिए डिस्कशन हुआ तो 100% से भी ज़्यादा रही। केवल 19 सालों में ऐसा रहा, 2 साल ऐसे रहे जिसमें 100% प्रोडक्टिविटी रही, और वरना और सालों में इन 1998 और 2009 को छोड़ के और बाकी सालों में, 19 सालों में देखें 1978 से लेके 1996 तक 100% से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रही थी किसकी, राज्यसभा की। लेकिन इस 1996 के बाद भाई साहब इसकी प्रोडक्टिविटी पिछले मतलब घटती जा रही है, और पिछले 12 सालों में देखें तो कभी भी 100% अचीव नहीं की राज्यसभा ने। यानी कि जितने बिल पेश किए गए उतने बिल पास नहीं हुए कभी भी राज्यसभा में, पिछले 12 सालों का ये डेटा है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, विशेष अधिकार। देखो भाई साहब जो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उन्हें कुछ इम्यूनिटीज़ और कुछ सर्टेन राइट्स, कुछ अधिकार और कुछ उन्हें दिए जाते हैं, इम्यूनिटीज़ दिए जाते हैं ताकि उन्हें अपने पार्लियामेंट्री जो भी उनकी ड्यूटी है वो अच्छे से निभा सकें। ये राइट दो तरह के होते हैं, एक इंडिविजुअली और एक कलेक्टिवली। मतलब हर एक इंडिविजुअल को अलग अलग अधिकार भी दिए जाते हैं, और पार्लियामेंट है जो, जैसे मान लो लोकसभा के सारे मेंबर को मिला के सबके पास एक राइट होता है, और ऐसे ही राज्यसभा के पास विशेष अधिकार होते हैं। अगर हमारे संविधान के आर्टिकल 105 को हम देखें तो ये देता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, पार्लियामेंट में सबको बोलने की आज़ादी है। राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग, ये कलेक्टिव राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये इंडिविजुअल राइट है, और कलेक्टिव राइट कौन सा है? राइट ऑफ पब्लिकेशन। मतलब लोकसभा में या राज्यसभा में जो भी हो रहा है वो उनके मेंबर का पूरा अधिकार है कि वो हमारे देश में उसे पब्लिश करें या नहीं करें, किसी टीवी पे दिखाएं नहीं दिखाएं, न्यूज़पेपर में दें नहीं दें, उनका कलेक्टिवली राइट है, वो लेंगे डिसीजन। इसके अलावा हमारे संविधान के अलावा जो ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 का, ये भाई साहब कानून है, कुछ रूल्स नियम बने हुए हैं अंग्रेजों के ज़माने के, अब भी चल रहे हैं। इनके हिसाब से भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मिले हुए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। क्या कि वो ये हैं कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन होगा, सेशन होता है भाई साहब, आपको पता है मानसून सेशन जैसे होता है, विंटर सेशन होता है, तो ये बजट सेशन होता है, इनसे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेंशन नहीं किया जा सकता, और ना ही अरेस्ट किया जा सकता। ये अधिकार कुछ दिए गए हैं। अब ये मोशन अगेंस्ट ब्रीच क्या है? देखो, जब भी किसी पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस का, सर्टेन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके अगेंस्ट प्रिविलेज मोशन लेके आया जा सकता है। एक कागज़ लिखा होगा, उस पर होगा, कागज़ होगा, कागज पे लिखा होगा प्रिविलेज मोशन, वो मूव किया जा सकता है। वो पास हो गया तो फिर देखो उसकी कंटेम्प्ट की जाती है, जिसने भी आदमी ने हाउस का कंटेम्प्ट किया है, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का अनादर किया है, असम्मान किया है, ये किसी में भी लाया जा सकता है प्रिविलेज मोशन, चाहे राज्यसभा में ले आओ चाहे लोकसभा में। मतलब जहाँ जिस भी सभा में, मतलब जिस भी लोकसभा में या राज्यसभा में डिस्ट्रप्शन हुआ है, किसी की असम्मान हुआ है हाउस का, तो उसी हाउस में लाया जा सकता है। ये राइट और इम्यूनिटीज़ होती हैं किसी के भी अगेंस्ट, उसे पनिश करने के लिए जिसने भी असम्मान किया है। नोटिस जारी किया जाता है, वो मोशन के जरिए मूव किया जाता है, और उस जिसने भी प्रिविलेज का ब्रीच किया है, जो विशेष अधिकार है उनका उल्लंघन किया है, उसको गिल्टी, दोषी ठहराया जाता है। फिर इसमें स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन का क्या रोल है? देखो, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन का ये रोल है, फर्स्ट लेवल की स्क्रूटनी यही करते हैं जब प्रिविलेज मोशन लेके आया जाता है। जैसे मान लो किसी आदमी ने हाउस का ब्रीच किया, प्रिविलेजेस का ब्रीच किया, उल्लंघन किया, विशेष अधिकारों का उल्लंघन किया, फिर ये प्रिविलेज मोशन लाया जाता है उस आदमी के अगेंस्ट। जब ये लाया जाता है तो स्पीकर और चेयरमैन, अगर राज्यसभा में लाया जा रहा है तो राज्यसभा के चेयरमैन, और लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा के स्पीकर यानी कि अध्यक्ष, वो देखते हैं कि हाँ ये प्रिविलेज मोशन सही है नहीं है। फिर वो देखो खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि मोशन लाया जाए या नहीं लाया जाए, या फिर वो एक कमेटी होती है प्रिविलेज कमेटी पार्लियामेंट में, उसको भेज सकते हैं, वो रिकमेंडेशन देगी स्पीकर और लोकसभा को। अगर वो कह देगी तो फिर ये उसकी रिकमेंडेशन पे ये स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन ये मोशन को अलाउ कर सकते हैं, और फिर उस पर उसको अधिकार मिल जाएगा, जिस भी पर्सन ने प्रिविलेज मोशन लेके आया हाउस में उसको शॉर्ट स्टेटमेंट देने का अधिकार है, फिर उसे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। तो फिर जिसने भी ब्रीच किया, उल्लंघन किया हाउस का, उसको गिल्टी ठहराया जाएगा, दोषी ठहराया जाएगा, उसको पनिश कर सकते हैं ये हाउस के मेंबर। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है? देखो, हमारे संविधान में ये जो प्रिविलेज दिए गए हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, विशेष अधिकार, देखो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो हैं ही, और उनको भी दिए गए हैं जिनको पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार है, बैठने का अधिकार है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में वो हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ऐसा कौन है? ऐसे एक आदमी है भाई साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो हैं ये जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी हाउस की मीटिंग में, किसी भी कमेटी है जो पार्लियामेंट की, उसमें भी जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो इनके पास पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस होते हैं। लेकिन देखो, पार्लियामेंट के पार्ट कौन कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और आपके प्रेसिडेंट, तो ये तीन होते हैं पार्लियामेंट के पार्ट। लेकिन पार्लियामेंट के पार्ट होते हुए प्रेसिडेंट को ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस उपलब्ध नहीं होते, इनके प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। ये पार्लियामेंट का पार्ट है लेकिन फिर भी इनको विशेष अधिकार नहीं है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं है, और प्रेसिडेंट को विशेष अधिकार दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 361 में, वो केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए ही है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखो फेज्ड मैनर में डिजिटल करेंसी लेके आ रही है हमारे इंडिया में। इस ईयर के एंड तक ये लॉन्च कर दी जाएगी पायलट प्रोजेक्ट पे। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब है पहले छोटे लेवल पे लागू करके देखेंगे, अगर वो सक्सेसफुल रहा तो पूरे इंडिया में लागू कर देंगे। ये देखो
फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज फर्म है, उसने 4 मेजर यूज इसके लिस्टेड किए हैं कि इंडियन कंटेक्स्ट में कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं सीबीडीसी से। देखो ये फिट फॉर पर्पज है, मनी को बेनिफिशियरी को प्रोवाइड करना, ट्रांसफ़र करना, आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। जो ये डिजिटल करेंसी होगी फास्टर तरीके से क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस पेमेंट के लिए किया जा सकता है। रेमिटेंस होता है जब भी जैसे आपका कोई सगा संबंधी बाहर रहता है, मान लो अमेरिका में, वहाँ जॉब करता है और आपको पैसा भेजता है, वहाँ से डॉलर भेजता है, तो वो मनी जो भी भेजी है उसने, वो रेमिटेंस हो गया, यानी कि भेजी हुई रकम। तो ये जब डिजिटल करेंसी होगी हमारे इंडिया की, तो आसानी से ये रेमिटेंस भी भेजा जा सकता है। नेक्स्ट इससे फ़ायदा होगा पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। देखो ये पेमेंट भी आसानी से की जा सकती है, किसी के भी बैंक अकाउंट में आसानी से भेजी जा सकती है इसके द्वारा, डिजिटल करेंसी के द्वारा। और देखो इंस्टेंट लेंडिंग, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनको आसानी से जल्दी से लोन भी दिया जा सकता है, पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ सीबीडीसी यानी कि डिजिटल करेंसी के द्वारा। अब नीड क्या है भाई साहब इस डिजिटल करेंसी की, जो डिजिटल करेंसी लाने की बात कर रही है आरबीआई, क्या जरूरत है इसे लाने की। देखो ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जब आएगी तो जो भी करेंसी है हमारी, मुद्रा है, जैसे रुपया है, 10 रुपये का नोट, 12 रुपये का नोट तो होता नहीं है, खैर 20 रुपये का नोट, या 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का, जितने भी नोट हैं, जितने के भी, जो इनमें मैनेजमेंट में जो कॉस्ट आती है, खर्चा आता है, इनकी कॉस्ट कम हो जाएगी भाई साहब। और जो इंटर बैंक सेटलमेंट होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी पेमेंट करने के लिए, इंटर बैंक सेटलमेंट जो होता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो ये करेंसी टू जीडीपी रेशो हमारा बहुत हाई है, मतलब जीडीपी कम है और हमारे देश में मुद्राएं ज़्यादा है, करेंसी ज़्यादा है। तो ये देखो इसमें क्या है, कैश मैनेजमेंट में खर्चा भी जब ज़्यादा आता है, प्रिंटिंग की कॉस्ट आती है भाई साहब, नोट छापने में आरबीआई का खर्चा तो लगता है ना, ट्रांसपोर्टिंग में खर्चा आता है, नोट छाप दिए फिर उसे गाड़ी लेके जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट बैंक में जमा करेगी, एटीएम में जमा करेगी, उसका भी तो खर्चा आता है, तेल फूकता है भाई साहब उसमें, पेट्रोल डीजल, और स्टोरिंग करना पड़ता है, फिर स्टोरिंग का खर्चा आता है। तो ये जो खर्चा आता है ना, इतना कॉस्टिंग आती है मैनेजमेंट करने में करेंसी की, ये कम हो जाएगी, क्योंकि ये डिजिटल करेंसी क्या होगी, ये भाई साहब टोकन होगा डिजिटल। ये क्या है, आपके बैंक अकाउंट में बस एक टोकन होगा। अब आप सोच रहे होंगे देखो हमारे बैंक अकाउंट में अभी भी तो बैंक में पैसे पड़े, हम पेटीएम के द्वारा या किसी डिजिटल कोई प्लेटफॉर्म है यूपीआई के द्वारा पैसे भेज देते हैं, उसमें हम पैसे तो निकालते नहीं है। लेकिन भाई साहब आप नहीं निकालते, लेकिन अभी जब चाहो आप निकाल तो सकते हो ना, एटीएम में जाओगे, एटीएम में कहोगे मुझे मेरे बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपये, मुझे 1 लाख रुपये चाहिए, जाकर निकाल लोगे, एटीएम दे देगा आपको बिना कुछ पूछे हुए, तो ये निकाल सकते हो। लेकिन ये डिजिटल करेंसी क्या होगी, ये आपके हाथ में कोई ऐसे रुपए का नोट नहीं होगा कागज़ का, ये सिर्फ आपके बैंक अकाउंट में टोकन की तरह होंगे, कि आपके पास 1000 डिजिटल करेंसी हैं या 1 लाख डिजिटल करेंसी है, उन्हें आप एटीएम में जाके निकाल नहीं सकते पैसे की तरह, वो आपके बैंक अकाउंट में ही रहेंगी, उन्हें सिर्फ पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में किसी को भी पेमेंट करने के लिए कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो ये फ़ायदा होगा, मतलब करेंसी को प्रिंट करने में जो कॉस्ट आती है वो नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या है, नीड फॉर इंटर बैंक सेटलमेंट। देखो सेटल बैंक जो इंटर बैंक सेटलमेंट होता है वो डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर का मतलब फिर जरूरत नहीं होगी इंटर बैंक सेटलमेंट की, डिजिटल करेंसी को आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भेजा जा सकेगा, सेंट्रल बैंक की लाइबिलिटी हो जाएगी ये। तो ये डिजिटल करेंसी होती क्या है, नेशनल डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी। देखो डिजिटल करेंसी अभी तो बताया आपको, ये डेफिनेशन पढ़ लो आप पॉज करके। डिजिटल करेंसी क्या होती है, एक डिजिटल फॉर्म में होती है, और ये जैसे करंट कंट्री की फिएट करेंसी होगी, फिएट करेंसी का मतलब ऐसी करेंसी जो लीगल टेंडर है, जिसको कोई मना नहीं कर सकता। आप किसी को 10 रुपये का नोट दे दो, किसी को मान लो 20 रुपये का नोट दे रहा हो अपने देश में, वो ये नहीं कहेगा नहीं मैं 20 रुपये का नोट नहीं लूँगा, मुझे तो डॉलर चाहिए, मुझे रुपये में नहीं चाहिए, वो ऐसा नहीं बोल सकता। हमारे देश में करेंसी रुपये है तो रुपये में पेमेंट वो मना नहीं कर सकता कोई। तो ऐसे ये हो जाएगी डिजिटल करेंसी जब बन जाएगी, फिएट करेंसी हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रल बैंक हमारा जो आरबीआई है वो इसको कंट्रोल करेगा। अभी जो डिजिटल करेंसी यूज होती हैं जैसे बिटकॉइन हो गया, वो क्या है, कोई कंट्री का सेंट्रल बैंक कोई कंट्रोल नहीं है, ना तो हमारी कंट्री का ना किसी और कंट्री का। अगर जैसे कोई डिफरेंट कंट्री हैं अपनी अपनी डिजिटल करेंसी बना दें तो सेंट्रल बैंक का उन पर कंट्रोल हो जाएगा, तो ये फिर क्या लीगल टेंडर हो जाएंगे। तो ये जो मिंटिंग में करेंसी के पेपर में, पेपर करेंसी या मिंटिंग जो कॉइन मिंट करते हैं, हम कॉइन सिक्के बनाते हैं या पेपर करेंसी जो है उसको प्रिंट करते हैं, इनके अलावा फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में टोकन जारी किए जाएंगे। टोकन होंगे जो आपके बैंक अकाउंट में टोकन होंगे, इतने टोकन दिख रहे हैं, आपको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये गवर्नमेंट की फुल फेथ और क्रेडिट होगा ये देखो एक कमेटी बैठी थी 2019 में, एससी गर्ग कमेटी, उसने रिकमेंडेशन क्या दी थी डिजिटल करेंसी के रिगार्डिंग। देखो उसने कहा था कोई भी ऐसी एनीबडी है जो डिजिटल करेंसी हमारे देश में बनाता है या उसके पास है या वो ट्रांजैक्शन करता है, या इन क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हैं डिजिटल करेंसी को। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, हिडन मतलब छुपी हुई करेंसी। छुपी हुई क्यों है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होती है, आपके जेब में नहीं रखी हुई है, आपके मोबाइल में अकाउंट है या बैंक अकाउंट है इंटरनेट पे, या बैंक में अकाउंट है उस पर रखी हुई है, आपको दिखाई नहीं देगी।
अकाउंट खोलोगे तभी आपको दिखाई देगा कि 1000 कौन है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी है। तो देखो इस पर जो कमेटी बैठी थी, ऐसी गर्ग कमेटी, देखो ये भी याद रखना है किस लिए बैठी थी ये कमेटी, डिजिटल करेंसी के लिए इसने रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश की थी। इसने कहा था जो भी हमारी कंट्री में किसी भी फॉर्म में क्रिप्टो करेंसी है उनको बैन किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए। इसने कहा था जो भी ऐसे इनमें ट्रांजैक्शन करता है उसको 10 साल की जेल दी जाए, और मान लो किसी को नुकसान हो गया है, उस नुकसान का डिजिटल करेंसी की वजह से नुकसान हुआ, उस नुकसान का 10 न 3 गुना ज़्यादा, 3 टाइम्स ज़्यादा उस पर पेनल्टी लगाई जाए और क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए। लेकिन हाँ, इस कमेटी ने यह रिकमेंड किया था कि देखो हमारे देश में गवर्नमेंट कोई डिजिटल करेंसी लेके आए जो आरबीआई कंट्रोल करे। तो ऐसी कंट्री, ऐसी देखो ये करेंसी लेके आ रही है हमारी कंट्री में जो आरबीआई का कंट्रोल होगा। तो इसने भी रिकमेंडेशन की थी कि डिजिटल करेंसी हो, क्रिप्टो करेंसी हो, लेकिन आरबीआई द्वारा इश्यू हो वो। चैलेंजेस क्या है देखो, अगर डिजिटल करेंसी आएगी, चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां, एक तो है भाई साहब पोटेंशियल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। आप सबको पता है कि पेटीएम के द्वारा या किसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा कितने थ्रेट होते हैं, कितने क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं। किसी के बैंक अकाउंट से इतने पैसे ट्रांसफर करवा लिए, इतने करवा लिए, तो ये थ्रेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं डिजिटल करेंसी से। नेक्स्ट ये है हमारी जो पॉपुलेशन उनको डिजिटल लिटरेसी है नहीं, किसी को मोबाइल चलाना नहीं आता, इंटरनेट चलाना नहीं आता, ये डिजिटल जो साक्षरता है वो कम है। नेक्स्ट ये है डिजिटल करेंसी जैसे ही मान लो डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस कर दी तो ये और भी चैलेंजेस इश्यू क्रिएट करेगी, जैसे रेगुलेशन कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट को कैसे ट्रैक करेंगे, लोगों पे इंडिविजुअल पर टैक्स कैसे लगाएंगे, और प्राइवेसी को भी थ्रेट है। प्राइवेसी को ऐसे थ्रेट है क्योंकि देखो जब भी डिजिटल करेंसी का कलेक्शन होगा उसके लिए किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की डिटेल लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो जब इतनी सारी डिटेल लेंगे तो उसकी प्राइवेसी है जो उसको भी खतरा हो सकता है। तो ये सारे इसके चैलेंजेस हैं। नेक्स्ट है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट। देखो इसके बारे में स्पेशल लेक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इसके बारे में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है क्या ये। अगर आपने नहीं देखा तो देखो सिंपल सीएससी जो आपके नीचे दिखाई दे रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, वहाँ पे क्लिक करो, या जो एड्रेस बार होता है सर्च बार यूट्यूब का, उस पर सिंपल सीएससी लिखोगे चैनल आ जाएगा, उस चैनल पे क्लिक करोगे तो होम पेज पे जैसे जाओगे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको देखो मिलेगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अगर नहीं किया हुआ है तो कोई बात नहीं है, नहीं किया हुआ है तो भी आपको मिल जाएगा। साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पे आप मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का लेक्चर देख सकते हो। उस लेक्चर को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, बहुत अच्छा लेक्चर है भाई साहब, देखोगे तो पता लग जाएगा। पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा इसके बारे में ऐसा लेक्चर, देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे बस इसमें, अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूरोपियन कमीशन है जो, उसने ये कहा है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का ट्रीटमेंट की अभी सप्लाई की उसने कॉन्टैक्ट किया है कि हम इससे ट्रीटमेंट करेंगे। लगभग 2,20,000 ट्रीटमेंट के लिए इसने जॉइंटली 8 मेंबर स्टेट से साइन किया है, मतलब 18 कंट्रियों के साथ साइन किया है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को हम ट्रीटमेंट के लिए, उपाय के लिए, बीमारी के उपाय के लिए यूज करेंगे। तो ये है क्या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। देखो ये आर्टिफिशियली क्रिएटेड एंटीबॉडी है। देखो जब भी हमारी बॉडी में कोई वायरस अटैक करता है उसके पास एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है एंटीजन। तो ये फॉरेन सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारी बॉडी नहीं जानती, बाहर से जैसे कोरोना वायरस आया हमारी बॉडी नहीं जानती, उसका प्रोटीन आया तो हमारी बॉडी में उसे मारने के लिए हमारी वाइट ब्लड सेल होती है, हमारी ब्लड होता है ना, खून, खून में कई पार्ट होते हैं जिसमें वाइट ब्लड सेल भी होती है, श्वेत रक्तिका धाराएं ऐसा कुछ बोलते हैं हिंदी में, श्वेत रक्त वाहनिकाएं ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वाइट ब्लड सेल है जो, जिसके पास एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी क्या काम करती हैं, जो भी बाहर से जो ये वायरस आया है उसका प्रोटीन है एंटीबॉडी, तो हमारी बॉडी का जो ये एंटीबॉडी प्रोटीन है, ये एंटीबॉडी इनको भगाता है, हमारी बॉडी से बाहर निकालता है कि भाई साहब आप जाओ, क्यों आ गए हमारे घर पे, कुत्ते वाला हिसाब है। अगर कुत्ते के एरिया में दूसरे कुत्ते आ गए ना तो भगा देंगे उसे भौंक भौंक के, ऐसा हिसाब इनका है, कुछ एंटीबॉडी करती हैं। तो ये एंटीबॉडी कभी कभी हमारी बॉडी जनरेट नहीं कर पाती नेचुरली, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, वो नेचुरली डेवलप नहीं कर पाती। जैसे कोरोना वायरस के केस में देख लो आप, नेचुरली नहीं लड़ पाती क्योंकि जो बाहर वाला वायरस आया, एंटीजन आया, प्रोटीन, वो ज़्यादा ताकतवर है। बाहर वाले कुत्ते इतने ताकतवर आ गए, शेर जैसे कुत्ते, कि जो गली के कुत्ते थे ना वो अंदर घुस गए अपने घर में डर डर के। तो इसी हिसाब से ये जो एंटीबॉडी हैं वो कुछ नहीं कर पाई। तो इसी तरह से जब हमारी बॉडी काम नहीं कर पाती इम्यून सिस्टम, तो हम बाहर से प्रोवाइड करते हैं एंटीबॉडी कि कोई बात नहीं भाई साहब, हम आर्टिफिशियल बनाएंगे, हमारी जो बॉडी नहीं क्रिएट कर सकती हम खुद बनाएंगे एंटीबॉडी। वो कैसे, लैब में बनाएंगे। लैब में क्या करते हैं, हमारी बॉडी की ब्लड सेल लेते हैं, वाइट ब्लड सेल, और जो ये वायरस है इस वायरस का एंटीजन लेते हैं। एंटीजन का जो एंटीजन लेते हैं लैब में हमारी वाइट ब्लड सेल के पास छोड़ देते हैं। अब लैब में क्या है,
हम कम मात्रा में एंटीजन छोड़ते हैं, हमारी वाइट ब्लड सेल को कैपेसिटी बढ़ जाती है, जैसे कैपेसिटी बढ़ती रहती है और एंटीजन दे देते हैं, प्रोटीन मतलब एंटीजन जो वायरस है और वायरस छोड़ देते हैं, फिर जो हमारी वाइट ब्लड सेल जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है और ज़्यादा करती है, तो ऐसे फिर इसको वाइट ब्लड सेल को हमारी बॉडी में डाल देते हैं। अब ये क्या है, हमारी बॉडी सीख गई है इसको, ये हमारी वाइट ब्लड सेल सीख गई और जाके हमारी बॉडी को ट्रिगर कर देगी, इम्यून सिस्टम को। तो इस तरह से ये आर्टिफिशियल एंटीबॉडी क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में। पूरा डिटेल में आपको जानना तो वो लेक्चर देखना आप। इतना ही था इसमें। नेक्स्ट है हमारा अफ्रीकन स्वाइन फीवर। एक बीमारी है भाई साहब, डिसीज है। स्वाइन का मतलब होता है पिग यानी कि सुअर। सुअर को होने वाली, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे वाइल्ड हो, जंगली सुअर हो या घरेलू सुअर हो, सबको ये बीमारी हो सकती है। हाईली कंटेजियस होती है, फैलने वाली बीमारी, और फैटल घातक बीमारी होती है। इसमें क्या है, ये इसे एक्यूट फॉर्म ऑफ हेमोरोजिक फीवर भी बोलते हैं। इसमें बुखार आता है, जिसको भी जंगली सुअर को हो जाता है, घरेलू सुअर को। सबसे पहली बार इसको अफ्रीका में देखा गया 1920 के दशक में। डिटेल में आपको जानना तो देखो साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में लेक्चर मिल जाएगा, इसमें सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देखो इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि मृत्यु दर, वो 100% है। मतलब जितने सुअर का हो गया समझ लो उसकी मृत्यु तय है। इसका एक ही इलाज है कि कोई इलाज नहीं है, इसका अभी कोई इलाज नहीं है, ना कोई दवाई है ना कोई वैक्सीन है इसकी। इसलिए क्या है, जो भी एनिमल को हो जाता है उसको मार देते हैं, कलिंग कर देते हैं, ताकि ये और एनिमल को ना फैले। तो कोई भी इसकी अप्रूवल वैक्सीन नहीं है। इसको बस बचाने का एक ही रास्ता है कि एनिमल को मार दो ताकि दूसरे एनिमल को ना हो। तो आज के लेक्चर में भी यही था।